नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं ट्रंप की विजय का और उसका विशेष तौर से पूरी जियोपॉलिटिक्स पे, जियो इकोनॉमिक्स पे, भारत के साथ रिलेशंस पे, भारत की पड़ोस में क्या असर होने वाला है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं पथिकृत पाइन जी, उनसे हम इस विषय पर थैंक चर्चा यू सर। करेंगे। स्वागत है आपका पथिकृत जी। और थैंक यू सर। कल से जब से ये सामने आया है ये परिणाम, और उसके बाद से हमारे जो लेफ्टिस्ट मित्र हैं और जो उनका जो दूसरा वेरिएंट है, दूसरा रूप है जिसको लिबरल बोलते हैं, उनके तो हालात देखने वाले हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में बेरीवमेंट, ये उनके उनके घर पर कोई गमी हो गई हो, इस तरह का चल रहा है। और बहुत सारे हमें यूएस के भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूएस में तो है, तो समझ सकते हैं कि भाई यूएस तो उनका अपना देश है। हमारे वालों के यहाँ भी बहुत सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो ये तो जो सर मैं जी जी एक जो जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ कि वो 1977 में सर एक मूवी आया था, चला मुरारी हीरो बनने। हाँ, तो हाँ, 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 हाँ। बाइडेन के भरोसे सर जो लोग हीरो बनने चले थे, तो मैं सोच रहा था ये पूछूं आपसे कि कल तो शायद कमला हैरिस से भी ज्यादा नाखुश, दुखी, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत आत्माएं हैं। तो उनमें से हम्म। कौन कौन का रैंकिंग क्या होगा? मतलब जेलेंस्की और यूनुस सबसे ऊपर होगा क्या? और उसके साथ हमारे लिबरल्स इकोसिस्टम। मैं तो अब क्या बताऊं, मैं तो कल यूएस को ज्यादा देख रहा था, इंडिया को कम देख रहा था। इंडिया को तो मैं आज जो है वो वापस पलट के देख रहा हूँ, इंडिया वालों को। और कई सारे मैंने कलेक्शंस कर लिए हैं जो उनके मेल्ट डाउन्स हैं उनके। लेकिन आज मैं आपके साथ थोड़ा गंभीर चर्चा करना चाहता हूँ इस पर विषय पे, जी सर। क्योंकि यदि इस परिणाम को देखें तो ये परिणाम जो है वो पूरी तरह से अनपेक्षित नहीं था। क्योंकि मैं देख रहा था, मैं सीएनएन पे जाके देख रहा था और सीएनएन पे लोग चर्चा यही कर रहे थे। और जो गंभीर चर्चाएं अब आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई, आपको हमास के साथ इतना ज़्यादा जुड़ने की क्या ज़रूरत थी? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था आपको वोट देने के अतिरिक्त। आप हमास के साथ चले गए। आप जो है वो पूरी की पूरी जो वोक लॉबी है उसके साथ चले गए, उसके साथ भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपने उसको अपनी कैंपेन का हिस्सा क्यों बनाया? ये जो वोकिज़्म है, जो हमास है, और जो कई सारे ये इमिग्रेशन वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपको कैंपेन फ़ोकस करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि इनके जो सपोर्टर हैं, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी आपके अलावा। मुझे याद आता है, एक बड़ा अच्छा चुनाव जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शंस फॉट अगेंस्ट बीजेपी, वो 2015 का लालू नीतीश का एक जो गठजोड़ हुआ था, वो लोग चुनाव जी लड़े थे। तो उस पूरे चुनाव में उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की एक बात भी नहीं की। जो कुछ भी बात करनी थी, वो उनसे अलग में चुपचाप और ये बैठ के की कि भैया जो भी है तुमको देंगे सारी सुविधा, ये कह रहे हैं, वो करें, पब्लिक में नहीं बोलेंगे। हम्म। और उसका रिजल्ट आपने देखा था कि बीजेपी जो थी बुरी तरह से हारी थी। वो 60 सीटों पे आकर टिक टिक गई थी। तो सर इसमें पहली चीज तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो इलेक्शन का वोटिंग है, सो दिस इज अ वोटिंग अगेंस्ट वोकिज्म, इलीगल इमिग्रेशन, और जो वॉर इकोनॉमी है, ये जो एलिट है, जो उनका, इसको कह सकते हैं आप टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड, ये अब अमेरिका को इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि प्राइसेस काफी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज है। और दूसरा चीज ये है कि जो इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि ट्रंप जो है वो रेसिस्ट है, वो सिर्फ एंग्लो सैक्सन को रिप्रेजेंट करता है, वो व्हाइट्स के सिवा किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, दैट हैज बीन ब्रोकन। क्योंकि आप अगर इलेक्शन की मार्जिन देखें, उसमें यह साफ है कि चाहे वो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन हो, या इंडियंस हो, या फिर इवन द हिस्पैनिक एंड द लैटिन पॉपुलेशन, अक्रॉस द सेक्शन लोगों ने वोट दिया है। नहीं तो ऐसा नहीं होता।
बहुत सारे जगह पे काफी दिन से ये बोला जा रहा था कि इट माइट बी अ टाइट इलेक्शन। अगर टाइट इलेक्शन सर होता तो फिर हेराफेरी हो जाता, लेकिन इसमें मार्जिन इतना ज्यादा है इन फेवर ऑफ ट्रम्प कि इसमें कुछ करना मुश्किल है। दूसरी चीज है सर, बिफोर आई गेट इनटू द अदर थिंग्स, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? मुझे लगता है कि वेदर somebody likes Trump or dislikes Trump, उसकी उनकी जो रेसिलियंस है, जिस तरह से वो लड़े, उनको कन्विक्शन कन्विक्ट किया गया, उसको मारने की कोशिश की गई, उसके बावजूद जितना पैसा इनके पास है, he could have had a very happy life, but he thought he would fight for what he thinks is right. And the same for Elon Musk। और Elon Musk ने जो किया, आपको याद होगा जब ट्विटर उन्होंने खरीदा था, Elon Musk, वो इसी वजह से खरीदा था, फॉर दिस पर्टिकुलर डे, इस फाइट के लिए। तो द काइंड ऑफ कन्विक्शन इवन इलोन मस्क शोड, दिस इज अ लेसन, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मुझे लगता है कि दिस इज अ लेसन फॉर मेनी ऑफ द इंडियन बिजनेसमैन ऑल्सो, क्योंकि इनको जो लोग गाली देते रहते हैं, उनको भी ये नमस्ते करते रहते हैं, और वो वही वोकिज्म को फंडिंग करने के लिए आईवी लीग यूनिवर्सिटीज को पैसा देता है, जिस वोकिज्म के खिलाफ आज अमेरिका ने वोट दिया। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, अभी भी 75 डेज सर है बिफोर ट्रम्प टेक्स ओवर ऑन 20th ऑफ जनवरी 2025। इस 75 डेज में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, टू अर्ली टू से, क्योंकि इनिशियल जो प्रेडिक्शन या एप्रीहेंशन था कि पोस्ट पोल वायलेंस हो सकता है, उसका जो डर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। A lot many things can happen in the next 75 days, both within America and outside America. अगर आपकी अनुमति हो, then we can go to the geopolitical section of it. बस इसमें जो आपने बोला उस पे जो मेरा एक कमेंट ये है कि जो हो सकता था अवश्य, लेकिन क्योंकि ये सेनेट और हाउस दोनों में ही ये पीछे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि ये सेनेट तो खैर हार ही गए, उसका तो परिणाम आ गया स्पष्ट, 52 जीओपी है और 3 सीट का गेन है, और अभी बाकी हैं इसमें 4 सीटें अभी बाकी हैं, और उस 4 सीटों में भी बताया गया कि भाई 3 पे तो यही आगे चल रहे हैं, 3 पे या नहीं 2 पे, 3 सीटें जो 4 जो बाकी हैं उसमें 2-2 का चल रहा है अभी। तो इनकी 54 सीटें आ जाती हैं तो सेनेट तो इनकी हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और हाउस भी ये आगे चल रहे हैं काफ़ी। हाउस में पिछली बार ये वेफर थिन मार्जिन थी, 218 मेजॉरिटी है, 220 इनकी मेजॉरिटी थी पिछली बार, और अभी जो चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि 222-223 पे जाके ये फिनिश करेंगे। तो जब तीनों चीज़ें इनके साथ में आ गई, फिर पिछली बार जो सारा नाटक हुआ था, आपने देखा 2016 में जैसे ही ट्रम्प जीते थे, तो ट्रम्प के जीतने के बाद में वो रशियन इंटरफेरेंस उस पे पूरा का एक प्रकार से वो लगा दिया था इन्होंने, एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था, नैन्सी पेलोसी कूद के बीच में आ गई थी, हाउस ने सेनेट ने तमाशा कर दिया था, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी ट्रम्प को उस बार भी। लेकिन अब ना तो हाउस इनके साथ है, ना सेनेट इनके साथ है, आप तो बिल्कुल ये सही बोल रहे हो। क्या परेशान कर सकते हैं अगले नहीं, 75 दिन इसमें में? हाँ, इसके परेशान ये है, आपने सही कहा कि पॉलिटिकली इसको डिफीट करना इलेक्टोरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्जिन काफी ज्यादा है। लेकिन इस बार जो ट्रम्प की लड़ाई है, वो जो पर्सनली इसने लड़ाई ले ली है अगेंस्ट, जिसको कहा जाता है द टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड, ये जो एलीट फिलैंथ्रोपिस्ट है, जिसको डीप स्टेट भी कहा जाता है, इनके खिलाफ है। सर, उनके लिए इलेक्शन प्रोसेस और डेमोक्रेट्स एक सिर्फ जरिया है, उनके पास और ऑप्शंस भी होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गारंटी कोई झमेला होगा, बट पॉसिबिलिटी होता है। एक तो है सिविल अनरेस्ट फॉर सम ऑफ द अदर रीजन, एक फिर भी अगर वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ भी जब वो एक्शन शुरू करेंगे, प्रोबेबली फ्रॉम से जनवरी और फरवरी 2025, ये आसान नहीं होगा। देयर विल बी ट्रिमेंडस पुशबैक, सुप्रीम कोर्ट्स में लिटिगेशंस होंगे, और इनके जो स्पॉन्सर्स है, ये जितने भी ग्लोबलिस्ट जिसको कहा जाता है, वो छोड़ेंगे थोड़ी। दूसरी चीज है कि आज अगर ट्रम्प बोल रहा है, ये सर मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी पहले कहा था कि आज अगर ट्रम्प बोल रहा है कि मैं लड़ाई को खत्म करूंगा, हो सकता है कि इन द नेक्स्ट 10, 15, 30
40 डेज जेलेंस्की को पता है कि लड़ाई खत्म करने का मतलब है उसके खुद के पॉलिटिकल करियर और उसके खुद के लाइफ की भी रिस्क है बहुत। तो अगर इसमें ऐसा कुछ हो जाता है जहां पे यूएस विल हैव नो मोर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन बट टू कंटिन्यू टू सपोर्ट यूक्रेन, देन इट बिकम्स अ डिफरेंट इशू। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे खास करके ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर अगले कुछ दिन में जो थ्रेट जेलेंस्की बार बार दे रहा था कि या तो मुझे नेटो का पार्ट करो या तो फिर मैं नहीं तो मैं न्यूक्लियर हथियार ले लूंगा कहीं ना कहीं से। न्यूक्लियर हथियार नहीं ले पाएगा, डर्टी बॉम्ब अगर ले लेता है, कोई कुछ कर देता है वहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तब तो रशिया किसी को नहीं छोड़ेगा। अभी भी उनके, आप देखेंगे देयर वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ए फ्यू डेज बैक, वहां पे बोला जा रहा है टू द यूरोपियंस की हैव रिजर्व फूड इन योर होम। अब ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है कि हैव रिजर्व फूड इन योर होम। तो दिस इज समथिंग इंडिकेटिव, ऐसा नहीं कि ऐसा होने वाला है। तो यही प्रॉब्लम है अमेरिकन डेमोक्रेसी के साथ, मुझे लगता है पर्सनली। दे मे हैव अ बेटर व्यू, क्यों करते हैं कि एक बंदा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाने के बाद भी 2.5 महीना उसको वो कुछ नहीं कर सकता, somebody else will run the show। और इकोनॉमिकली भी बहुत सारे चैलेंजेस है। सो विल कम टू दैट वन बाय वन। मैं ये बोल रहा हूं कि ट्रम्प का सबसे बड़ा जो पोल प्लान था कि आई विल एंड द वॉर, इस वॉर में कुछ ऐसा हो जाता है कि यूएस का बाईपार्टिजन एक ऑब्जेक्टिव हो जाए कि नाउ वी हैव टू कीप ऑन सपोर्टिंग यूक्रेन, तब ट्रम्प के लिए कुछ करना मुश्किल है। देखिए ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प इज लाइक एन आउटलियर, हु इज एन एक्सेप्शन। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में अंतर बहुत सारे चीजों में है, बट ये जो वॉर इकोनॉमी है इसमें इनके बाईपार्टिजन कंसेंसस हमेशा होता है कि कहीं ना कहीं ट्रिगर करते रहो लड़ाई, इसके खिलाफ हो जा रहा है। सो आई थिंक इट विल नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग कुछ अगर कोशिश की जाए। अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, इलेक्टोरली नहीं करना मुश्किल है, बट समथिंग एल्स माइट बी ट्राइड इवन विद इन अमेरिकन सोसाइटी। पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल अनरेस्ट इन द नेक्स्ट 3-4 months, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कल परसों, नो वन कैन रूल आउट। और इट्स अ वेरी हेविली आर्म्ड सोसाइटी, वेरी हेविली आर्म्ड। और ये छोड़ने वाले होते नहीं सर, इनके ट्रांजिशन ऑफ पावर हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज, इट्स नॉट एन इजी थिंग। इनमें बहुत सारे इनके ऐसे एजेंसीज है हु आर नॉट इवन अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो वहां पे इंटरनल फेस ऑफ तो शुरू हो जाएगा और शायद हो भी गया है। आप सोच सकते हो एक प्रेसिडेंट जिसके सीक्रेट सर्विस के ऊपर एलिगेशन आ रहा था या पुलिस फोर्स सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर कि नॉट एनफ वाज डन टू सिक्योर ट्रम्प, तो अगर उसको मारने की कोशिश सर ये लोग पहले कर चुके हैं, God forbid, I hope and I pray that he stays safe. You never know what these desperate despots can do. At least we'll try to do. Because इस बार सर लड़ाई, ट्रम्प की लड़ाई डेमोक्रेट्स के खिलाफ नहीं है। इस बार ट्रम्प की लड़ाई इज अगेंस्ट दैट एस्टैब्लिश्ड एंट्रेंच्ड जो बेनिफिशियरीज, एलिट बेनिफिशियरीज होते हैं, यस जिसने हर डीप स्टेट जो वो करता डीप रहता है स्टेट ही ना, बोल वो सकते हैं। जी एलोन मस्क कहता रहता है ना कि जी जी हु इज द डीप स्टेट, ब्लैक रॉक को एब्सोल्युटली, लेके आता है कि यहाँ पे ये वही देखो वही साहब ये एब्सोल्युटली। उनके जो जो 4-5 हैं टॉप के, नंबर 1 इज ब्लैक रॉक, नंबर 2 इज वैनगार्ड, फिर उसके जी बाद ये फिडेलिटी, यूबीएस, स्टेशन स्ट्रीट, ये सब सारे के सारे हैं। दे कंट्रोल, मतलब उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जितनी भी बड़ी आपकी आर्म लॉबी है या टेक लॉबी है या फार्मा लॉबी है, यू नेम इट, एंड दे कंट्रोल देम थ्रू शेयर्स। एब्सोल्युटली। तो दैट्स व्हाई भाई आई एम सेइंग ये कि जो ट्रम्प के लिए, मैंने हाँ आपने जी, जो टॉप 5 बोले, इस टॉप 5 जो है इनके कंबाइंड एसेट इज अबाउट $30 trillion, मोर देन जीडीपी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन यू कैन अंडरस्टैंड सर वो किसके खिलाफ लड़ाई शुरू करने जा रहा है, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी। लेकिन उसने तो ये लड़ाई तो 2016 में भी लड़ी थी, हाँ, उस टाइम सर ही वाज नॉट और प्रिपेयर्ड, उस उस टाइम टाइम क्या सर ही वो, वाज नॉट। मुझे नहीं लगता कि वो इतना मैच्योर था। उसकी जो यस एक्सेंट्रिसिटीज थी वो बहुत ज़्यादा थी, और वो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा और ठीक रहता, तो अगर एक्सेंट्रिसिटीज उसकी इतनी नहीं होती तो मे बी ही वुड हैव सक्सीडेड। अच्छा, दूसरी बात जो आपने भी बोली ना कि क्या उसके साथ हो सकता है, अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई है कि इवन इफ दे सपोज कि दे डू समथिंग टू ट्रम्प, तो जो ऑप्शन है दैट इज ट्रम्प माइनस हिज एक्सेंट्रिसिटीज,
जेडी वैंस जो है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें वो एक्सेंट्रिसिटीज नहीं है। एब्सोल्युटली। उसके नहीं, घर इस में बार एक तो हिंदू जी, इन्फ्लुएंस है, उसके घर में एक हिंदू इन्फ्लुएंस है। जी, सी आई एम श्योर सर, इस बार जो अभी सिचुएशन है ना इतना डेलिकेट है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। हो सकता है लॉट ऑफ पीपल में नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि इस बार तो सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के बाहर भी बहुत सारे देश, हो सकता है रशिया, हो सकता है कुछ और देश, दे विल आल्सो कीप ऑन गिविंग इंटेलिजेंस इनपुट्स टू ट्रम्प कि कैसे अपने आप को सिक्योर रखना है, बिकॉज इट्स अ वॉर, इट्स लिटरली अ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ, ये इलेक्शन का रिजल्ट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और ये आसान नहीं होगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। मैं एक एक करके आना चाहता हूँ कि एक एक चीजों में, पहली चीज तो है ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बोलता रहता है कि वो लड़ाई खत्म कर देगा। लड़ाई खत्म का क्या मतलब ही ये है कि एक्चुअली यूक्रेन इज बेसिकली अ प्रॉक्सी, नेटो वर्सेस रशिया वॉर, तो वो ही विल पुट द लिड ऑन द आर्म सप्लाई, ये गारंटी है कि वो करेगा इफ समथिंग एल्स डज नॉट हैपन। इसीलिए जेलेंस्की वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू विश हिम आफ्टर he won the election, पता नहीं क्या सोच रहा था जेलेंस्की। तो जेलेंस्की is literally a lost case now. There are lot of jitters in Western Europe. ये फ्रांस, जर्मनी, ये जितने सारे देश उभर के चले गए थे लड़ाई करने रशिया के खिलाफ, अभी मुझे जो लगता है नेटोज डेज माइट बी नंबर्ड, क्योंकि अब ट्रंप बोलेगा यूरोप अगर तुम्हें सिक्योर रखना है तो ट्रंप नेटो का जो खर्चा है आपको भी अपना शेयर बढ़ाना होगा उस खर्चे का। यूएस विल नॉट स्पेंड मनी ऑन यू एनी मोर। अब वेस्टर्न यूरोप खास करके और ईस्टर्न यूरोप को थोड़ा सा अगर मिला भी ले, इनके लिए अभी इनका जो इकोनॉमिक हालात है, इनके लिए ज्यादा पैसा देना टू मेक नेटो फंक्शनल, कीप नेटो फंक्शनल, इतना आसान नहीं होगा। तो उनके उनके लिए एक ही ऑप्शन है देन, अगर नेटो को हाथ उठा, धीरे धीरे, एक दिन नहीं करेगा ट्रंप, उठा लेगा तो फिर उनके लिए रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के सिवा नॉट मेनी ऑप्शंस आर देयर। और ट्रंप क्या करेगा, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका हमेशा से ऑब्जेक्टिव ये था कि यू ट्रिगर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स दैट विल ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे हमारा हथियार बेचा जाएगा। ट्रंप विल से कि बॉस यू डोंट नीड कॉन्फ्लिक्ट्स टू सेल वेपन्स, मैं अपना आपका हथियार वैसे ही बेच दूंगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं। और ही वुड से कि एटलीस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जिसको अमेरिकन पीपल डोंट टेक इट, दे डोंट रिलेट टू दैट कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग, आप एक बार ध्यान के सुनिएगा, ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट समथिंग दे रिलेट टू, उसको लगता है दिस इज अनजस्ट वॉर, दिस इज अ वॉर दैट शुड नॉट हैपन। मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग दैट द अमेरिकंस रिलेट टू, जहां उनको लगता है वी शुड स्टैंड बाय इजराइल। यहीं जी पे डेमोक्रेट्स मेड अ मिस्टेक, यहीं पे दे मेड अ मिस्टेक। और मुझे लगता है देर इज सम, ट्रंप इज एज अ ट्रांजैक्शनल पर्सन, वो हर चीज जो करेगा। Russia is a bogey that the military industrial एब्सोल्युटली, complex of US has created. you and backed by the delusions of democrats कि अभी भी कोल्ड वॉर एरा चल रहा है। हम्म, तो इसमें जो ट्रेड ऑफ होगा वो ये होगा, क्योंकि ट्रंप इज, कहा जाता है, इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल पर्सन, सो वो अगर रशिया को बोलेगा आई विल टेक माय हैंड्स ऑफ यूक्रेन, तो रशिया को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और ट्रंप ट्रेडिशनली पहले भी ही वाज वेरी मच अगेंस्ट ईरान, सो ईरान के ऊपर ही विल बी वेरी वेरी रूथलेस। इसका मतलब ये नहीं कि कल लड़ाई शुरू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कल जो ईरान का करेंसी था, इट हैड डिप्रिशिएटेड मैसिवली, इट डिप्रिशिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ $1 इक्वल टू 7 लाख रियाल, उस लेवल की जिटर्स है वहां पे। सो आई थिंक ट्रंप विल टेक हिज हैंड ऑफ फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड ही विल प्योरली फोकस ऑन मिडिल ईस्ट। वो ही विल गो, ही विल गिव अ फ्री हैंड टू नेतन्याहू कि तुम्हें जो करना है हिजबुल्लाह, हमास और हौदीस के साथ तुम करो, अगर ईरान के साथ भी कुछ करना है, डू नॉट गो फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर, बाकी जो चीज करना है करो। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये एक कंडीशन ट्रंप देगा टू पुतिन कि यू हैव टू टेक योर हैंड्स ऑफ ईरान, डोंट कम टू प्रोटेक्ट ईरान। वहां पे पुतिन राजी होगा कि नहीं होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। नहीं, वो तो हो बिकॉज जाएगा, क्योंकि पुतिन हो तो सकता भाई ये तो आई थिंक दिस इज द फेयर ट्रांजैक्शन। ये है, तो यस, लोग, या आप सारे एनालिस्ट कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई कि रशिया को तो प्रैक्टिकली यूएस ने
चाइना और ईरान के आर्म्स में पुश किया है, एब्सोल्युटली, जैसे कि इंडिया को पुश किया है। एब्सोल्युटली, तो 100%। भाई अब आप देखिए, इंडिया, चाइना और रशिया की नजदीकियां बढ़ जाएंगी, ये कोई सोच सकता था क्या? ट्रू, 100%। दैट्स वन। सेकेंडली, मुझे लगता है ट्रम्प जो करेगा, ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था। ट्रम्प ने कहा था कि ही इज वेरी मच अगेंस्ट दीज सैंक्शंस दैट यूएस इज पुटिंग। वो कह रहा है कि अगर हम हर किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहे कि तो वी आर पुशिंग देम अवे फ्रॉम डॉलर। तो मुझे लगता है कि ये जो सैंक्शंस का कल्चर है, इसको थोड़ा कम किया जाएगा। वो ही रियलाइजेस कि वेपनाइजेशन ऑफ स्विफ्ट और वो सब जो भी हो रहा है, दैट इज ओनली गिविंग फ्यूल टू द फायर, कि ऑल्टरनेट एक मल्टीलैटरल मैकेनिज्म तैयार हो, चाहे वो स्विफ्ट का ऑल्टरनेट हो, चाहे वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का ऑल्टरनेट हो। और इसी वजह से G20 या ब्रिक्स इज बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट। मुझे लगता है ही विल गिव लॉट ऑफ कैरेट्स टू इंडिया एंड रशिया। बट उससे क्या ब्रिक्स के बारे में रशिया और इंडिया थोड़ा कम सोचेगा कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। बिकॉज ही वुड ट्राई कि पीपल कीप देयर फेथ ऑन डॉलर। हालांकि फेथ है, एकदम 100% नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा डिप्रिशिएशन, डिक्लाइन ऑन ऑन फेथ और डॉलर हो रहा है। बहुत उसका इंडिकेशन है, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो सिटी ऑफ लंदन से जो सोना वापस लिया जा रहा है, चाहे वो मल्टीलैटरल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर काम हो रहा है। दीज आर इंडिकेशंस। ट्रम्प विल गिव लॉट ऑफ कैरेट्स कि डोंट गो फॉर इट। वेदर दे एग्री टू दैट, वेल दैट इज समथिंग वी हैव टू वॉच, वेट एंड वॉच। इसके बाद सर मुझे लगता है इमिग्रेशन, जैसे मैंने कहा, ही विल पुश। हाउ मच ही विल बी सक्सेसफुल, आई डोंट इसमें नो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक इंटरवेंशन यहाँ सर, पे ये करूंगा कि भाई, ट्रम्प कुछ भी कहता रहे, हमको ये पता है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जब भी आते हैं इस तरह के पंगे करते हैं। 100%, तो 100%, कैसे किसी दैट का इज व्हाट, फेथ जो है वो ट्रम्प के 100%, ट्रम्प की प्रोमिसेस पे वो कैसे टिक सकता है? वो उनको तो ये देखना पड़ेगा ना एब्सोल्युटली। कि अगली बार फिर से कोई डेमोक्रेट पागल आ गया तो वो फिर से वही काम शुरू कर देगा। वही वही, यू आर 100% राइट, यू आर स्पॉट ऑन। और इसी वजह से मैंने कहा दे कि आर द वॉर मांगर्स। तो सबसे ज्यादा जी जी, लड़ाइयाँ ओबामा ने लड़ी, उसके बाद अब बाइडेन ने लड़ी, और ट्रम्प जब तक था तब तक एक भी लड़ाई नहीं लड़ी गई। जी इनफैक्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का उनसे ग्राउज ही यही है कि साहब ये तो है, ये इसके टाइम पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती, हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। जी। सो इसी में मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक रशिया इंडिया में नॉट एग्री कि नहीं, कि ब्रिक्स को हम खत्म या थोड़ा स्लो प्रोसेस में नहीं डालेंगे। तो इसी वजह से ये देयर विल बी एरियाज ऑफ चैलेंजेस एज वेल। सर, उनके खुद के जो प्रॉब्लम्स है, ट्रम्प के दो स्टेटमेंट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। पहला है, उसने कहा था कि ही विल ट्राई टू रीपे द अमेरिकन डेट विथ बिटकॉइन या क्रिप्टो। और उसके वजह से कल बिटकॉइन का प्राइस वेंट अप टू $75,000 फॉर अ टोकन, विच इज ह्यूज। दैट ओपन्स अ पेंडोरस बॉक्स, क्योंकि अभी अमेरिका के पास पैसा नहीं है, ये दे हैव अ ह्यूज इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस। और एक चीज जो ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि द फेडरल गवर्नमेंट विल हैव अ बिगर कंट्रोल ऑन द फेडरल रिजर्व, जो मुझे नहीं लगता ये जितने सारे डीप स्टेट वाले लोग हैं वो एग्री करेंगे। एंड दैट इज अनदर क्लैश पॉइंट विच इज गोइंग टू कम। वो ये भी कहा कि ही विल पुट मेजर टैरिफ ऑन रशिया चाइनीज गुड्स, 60% स्टैंडर्ड टैरिफ ऑन ऑल इंपॉर्टेंट इंपोर्टेड गुड्स, खास करके चाइना से। लेकिन वो इजियर सेड देन डन है, बिकॉज उसका जो कॉन्सिक्वेंट इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन होगा विद इन यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू बी मैसिव। उसने ये भी कहा कि ही विल ड्रास्टिकली कट डाउन टैक्स, विच इज गुड। लेकिन टैक्स कट करने से it is not, there's no guarantee कि कंपनीज विल रिप्लेस और ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग टू अमेरिका। ये आसान नहीं है। ट्रम्प जो कोशिश कर रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वुड इनवेरिएबली मीन मोर मैन्युफैक्चरिंग हैपनिंग विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। बट इट इज इजियर सेड देन डन। वहां का जो वर्क कल्चर है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। और अमेरिका जो कंपनीज है उनको भी एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है कि अगर डेमोक्रेट्स फिर से आ गया तो फिर वही सोशल सिक्योरिटी वाले चक्कर में raise the rates, and I don't think the average American is willing to work like a Chinese or an Indian। 15-16 घंटे काम नहीं करेंगे। So there are fundamental flaws जिसके ऊपर ट्रम्प बोल रहा है कि आई विल मेक ब्रिंग बैक लॉट ऑफ थिंग्स। इतना आसान नहीं होगा। और इन केस ये जो ब्रिक्स कोशिश कर रहा है, करना चाहता है, इफ दैट
दैट नेटो थिंग गोज ऑफ, तब तो सर ब्रिक्स का तो ऐसा होगा कि यू कैन नॉट स्टॉप द डिक्लाइन। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट था लास्ट वीक ऑन, जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर बात हुई, तो उसमें जो उसका जो कुछ पटेल था, जो उसका स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा था दिस इज अ थ्रेट टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी एंड दिस इज अ थ्रेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस सीरियसनेस से वो देखता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म में स्विफ्ट का अगर ब्रिक्स बाईपास करता है। सो ट्रम्प विल ट्राई हिज बेस्ट टू स्टॉप इट बाय कैरेट्स नॉट बाय स्टिक। वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वेल वी हैव टू वेट एंड वॉच। जहां तक सर इंडिया का सवाल है, लॉट विल बी एट स्टेक। इंडिया के साथ प्रॉब्लम इसमें जो एक मिनट यहाँ पे भी मैं रोकूंगा, क्योंकि सारे अभी पहले जियोपॉलिटिकल इश्यूज एड्रेस कर लें और उसके बाद फिर जी हम सर, जियो इकोनॉमिक्स पे चलेंगे। अब भाई जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं हमारे नेबरहुड के, उनके बारे में भी बात करनी होगी। तो सर यूनुस कहाँ है, हमारे आपको ढूंढना पड़ेगा पहले। यूनुस कहाँ है, यूनुस आप मियां ढूंढिए के पहले। बारे में अफवाह है। देखिए कल क्या हुआ कि कल हमारे जो वो है ना शोएब चौधरी साहब, उन्होंने अपने हाँ, ट्विटर पे एक मैसेज शेयर किया, purportedly written by Mohammed Yunus, in which he was welcoming the coming of the Messiah. तो आज उन्होंने ये कहा कि साहब ये फेक था, आई एम सॉरी, आई हैव डिलीटेड दैट ट्वीट। और जो चर्चा चल रही है वो कह रहे हैं कि साहब कि मिस्टर यूनुस इज मिसिंग। अब कुछ लोग कह रहे हैं वो फ्रांस में हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि वो बांग्लादेश में ही हाइडिंग में हैं। अभी परसों तक तो वो चटगांव में आपके हिंदुओं के हिंदुओं ऊपर को मार रहा था। हाँ, हिंदुओं के ऊपर तो वो घर में घुस के गोलियां चलवा रहा था। और आज कह रहे हैं कि साहब वो गायब है। तो आई डोंट नो, क्योंकि कल एक बड़ा अच्छा एक ट्वीट आया था, उसमें लिखा था कि भाई जिनके फॉर्च्यून रिवर्स हुए हैं उनमें 4 लोगों की फोटो डाली थी, और 4 लोगों की फोटो में यूनुस थे नंबर 1 पे, हमारे राहुल गांधी जी भी थे और ट्रूडो थे और येलेंस्की थे। मैंने उसमें ऐड किया था कि भैया आसिम मुनीर का भी फोटो लगा दो इसमें। तो ये स्थिति तो है हमारे नेबरहुड में। चाइना को और थोड़ी समस्या है, क्योंकि चाइना तो उनका डिक्लेयर्ड एडवर्सरी है। तो नेबरहुड को थोड़ा आप एनालाइज करें। सर पहली चीज तो ये है कि एक तो बांग्लादेश में भी यही इशू है कि यूनुस जो है, ही वॉज पैराड्रॉप्ड। ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ द क्लिंटन फाउंडेशन। वो वहां से उसको पैसा मिलता था, सैलरी मिलता था। सैलरी मिलता था, तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद भी कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ, साहब दिस इज नॉट अ रिजीम चेंज। हाँ, नहीं सर, कौन सा रिजीम चेंज नहीं है, इससे ज्यादा रिजीम चेंज क्या होगा। रिजीम में बैठा कौन है, शेख हसीना तो बैठा नहीं है। इसको सॉफ्ट कू कहा जाता है सर, इसी को सॉफ्ट कू कहा जाता है। वो क्या शेख हसीना रेजिग्नेशन लेटर देके फिर जाएगा, अच्छा मैं जा रही हूं, मेरे जान अच्छा, को ये खतरा है। इंटरेस्टिंगली अवामी लीग की तरफ से शेख हसीना का स्टेटमेंट जारी हुआ है, इन हाँ, विच शी हैज तो बीन उसमें, कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। हाँ तो वो होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल, ऐसा तो होता सर, कॉन्सेप्ट तो है ना। हम्म। वो वे है सी, बट उसको मानता कौन है प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में। सो आज यूनुस के लिए प्रॉब्लम है कि अगर विद इन द कंट्री ये शुरू हो जाए कि 2 महीने में इलेक्शन करो, सर यूनुस को वोट ही नहीं मिलेगा। सो उसके उसके बाद क्या होगा, बिकॉज आज अगर इलेक्शन होता है बांग्लादेश में, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट शेख हसीना पार्टी विल गेट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ वोट, बहुत वोट मिलेगा। लेकिन उसको तो बैन करने का पूरा एक चक्रांत चल रहा था वहां पे। नहीं, तो वो लेकिन अब तो सारी चीज, ट्रंप आ गया है ना, तो ट्रंप विल नहीं अब इंटरफेयर। तो सर कहानी खत्म हो गया, अब तो कहानी खत्म होगा। मैं तो 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। तो 1 हफ्ते पहले भी तो सर उनके मीडिया यही दिखा रहा था ना कि कमला हैरिस की मुस्कुराहट से भी बड़ी जीत होगी इनकी, यही तो दिखा रहा था। और इसी भरोसे तो ये सब कर रहे थे ये लोग। सो कहानी बदल के वही है ना, उनका भी मीडिया वही करता है। दे क्रिएटेड अ फील गुड फैक्टर। सर वहां पे भी दे नेवर गो इनटू द रूरल हिंटरलैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उनका जो कोई एस्पिरेशन है, क्या प्रॉब्लम है, खैर एनीवेज। सो यूनुस का जो इशू है अभी तक, क्योंकि उसके ऊपर छत्र छाया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का,
तो अंदर भी जो लोग उनके खिलाफ ओपनली बोलना चाहते थे वो बोल नहीं रहे थे। आज वो जो छतरी है चली गई। आज यूनुस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूनुस के लिए यही है कि आज यू डोंट नो वेदर देयर विल बी मिलिट्री कू टुमारो और नॉट, क्योंकि सबको सर अपना अपना बचाना है। इवन द आर्मी इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि यूनिस के पीछे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एवरीबडी इज ऑन टेंटर हुक्स इन बांग्लादेश। इकोनॉमी का तो सर छोड़ ही दीजिए, वो तो अलग ही चीज है, वो तो है ही नहीं। दैट्स वो वन। तो एक अडानी काफी है इकोनॉमी खत्म करने के लिए। वो तो सर, अच्छा वो तो मतलब क्या बोलूं, बट देयर इज अ ह्यूज पावर आउटेज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश, बहुत बड़ा। इट्स अ ह्यूज थिंग गोइंग ऑन। उसमें सर एक सिर्फ मैं कहना ऐड करना चाहता हूं, ये झारखंड में जो जो पावर प्लांट है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जिसको कहा जाता है, सिर्फ वहां से नहीं, there's a power plant in Tripura run by an organization called OTPC, ONGC Tripura Power Corporation या पावर कंपनी। तो उसमें से उसका भी जो ओरिजिनल थीम था कि वो सब्सटेंशियल अमाउंट विल गो टू बांग्लादेश। मुझे लगता है कर्टल हर जगह से हो रहा है, सिर्फ अदानी की पावर से इतना बड़ा आउटेज बांग्लादेश में नहीं होगा। तो आउटेज बहुत जगह से हो रहा है। अब तो वो सोच उनके रहे जो कि 3 पावर प्लांट है, उनके खुद के जो 3 पावर प्लांट है, वो कोल फायर्ड है, उनको कोल नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट एबल टू परचेज कोल। ऐसा नहीं है। सर कोल कहाँ से लाएगा सर? कोल भी तो यहीं से आता था ना, कोल भी तो यहीं से आता था सर। अब सर वो दुश्मनी भी तो तरीके से करना होता है ना सर। नेक्स्ट सर, बिल्कुल। आपका जो, अच्छा सेकंड इज ट्रूडो। अगर हम ट्रूडो पे आते हैं, तो सर ट्रूडो वाला जो है, एक तो मैं हमेशा से ये कहता हूं, ट्रूडो इज अ विंग मैन। ट्रूडो का खुद का ये नहीं है, वो सिर्फ चंद वोटों के लिए ये नहीं कर रहा है। तो ये काफी सालों से ये एक प्रोजेक्ट है दैट यू हैव टू क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन द सिख्स एंड द हिंदूज। और जो पंजाब में हो रहा है कन्वर्शन वाला, उसका एक ऑब्जेक्टिव भी यही है कि सिखिज्म के ऊपर वार करो, सिखिज्म को ही खत्म कर दो, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर आई थिंक जो ट्रेड ऑफ अगर होगा अभी बिटवीन इंडिया एंड ट्रम्प विल बी दिस, कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इसी वजह से आई मस्ट से दिस, कभी कभी हम लोग भी थोड़ा इंपेशेंट हो गए थे, बट जो टैक्टिकल या फिर स्ट्रेटेजिक अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट का था कि वो ओपनली दे वर नॉट मेकिंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, perhaps on the presumption कि Trump may come back, perhaps maybe they had better understanding than many like me। तो इसी वजह से बीच बीच में कुछ बोल रहे थे, बट नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आज आई थिंक वट एवर हैपन्स, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर विल मेक इट वेरी क्लियर टू ट्रम्प कि अगर ट्रम्प इज इंटरेस्टेड इन अमेरिकन इंटरेस्ट और सिक्योरिंग अमेरिकन इंटरेस्ट, देन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका टू हैव अ स्टेबल इंडिया। वो एक तरफ से आप डिफेंस डील्स करोगे, दूसरे तरफ से यू विल कॉन्स्पायर रेजिम चेंज, फिर अंदर फॉल्ट लाइंस के ऊपर कैपिटलाइज करके प्रॉब्लम तैयार करोगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। आई थिंक द मैसेजिंग टू ट्रम्प विल बी दिस, वी आर एब्सोल्युटली नॉट अगेंस्ट यू, हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहेगा, बट वी हैव स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, बट ये डबल रोल द एस्टैब्लिशमेंट मस्ट स्टॉप। और मुझे लगता है, आई डोंट नो टू, और इसमें जिस तरह से देयर आर स्टेटमेंट्स कि पन्नू एक्चुअली वर्क्स फॉर लैंगली, तो मुझे लगता है कि इट विल अगेन नॉट बी वेरी इजी फॉर ट्रम्प। मुझे लगता है कि इसमें भी पुशबैक आएगा फ्रॉम दोज एजेंसीज हु आर नॉट इवन अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे एक सवाल आता है, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड काश पटेल, he is supposed to be the next CIA chief, Kashyap Patel. That changed the entire dynamics if that happens. So I think there was a statement by हमारे लिबरल वाले, बताइए, आप सोचिए, उनको समस्या हो रही है, वो कह रहे हैं ये तो संघी है, जस्ट बिकॉज ही हैपेंस टू बी ए गुजराती। आई मीन हमारा जो लिबरल क्लास है वो इट्स टू मच, दे आर टोटली अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट, वो इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट, और इसीलिए तो वो रो रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो क्यों जीत गया। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, ये जो लिबरल हमारे इकोसिस्टम है, इनको दर्द सिर्फ इस बात की नहीं है कि डेमोक्रेट्स हार गए हैं,
इनको दर्द इस बात की भी है कि आज ट्रंप की लड़ाई उन लोगों से शुरू होगी जो इनको फंड करता है, बिकॉज इट इज फॉर श्योर ट्रंप विल गो एटलीस्ट अगेंस्ट सम। क्या ट्रंप पूरे डीप स्टेट के खिलाफ लड़ सकता है? नहीं, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। बट एटलीस्ट सम ऑफ दीज एलिमेंट्स जो ये वोकिज्म स्प्रेड करता है, द कंजर्वेटिव अमेरिकन सोसाइटी हैव वोटेड अगेंस्ट वोकिज्म। जो वो 12 साल के बच्चों को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देते हैं, फिर वो एलजीबीटीक्यू के नाम पे, जेंडर इक्वलिटी के नाम पे गलत तरीके का चीज करते हैं, फैमिली कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहा है, कम्युनिटी कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहा है। ट्रंप इज एसेंशियली अगेंस्ट दैट, एंड इलोन मस्क रियली प्लेड अ रोल इन इट टू सपोर्ट। तो मुझे लगता है ये जो फंड करने वाले, ये जो जो इंडेक्सेस और एनजीओ वो सब इंडेक्स निकालते हैं टू शो इंडिया वर्स देन पाकिस्तान इन हंगर, टू शो इंडिया वर्स देन सोमालिया इन प्रेस फ्रीडम, टू शो इंडिया वर्स देन अफगानिस्तान इन डेमोक्रेसी, इन सबकी सर इनकी सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और ये फाउंडेशन से जो पैसा यहां पे आता था, उनके ऊपर भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी सर दिक्कत तो उन लोगों को है, क्योंकि आप देखेंगे द सिमिलैरिटी, कमला हैरिस वाज सेइंग द सेम थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। और यही नारा यहाँ पे संविधान लेके कुछ लोग तो यही बोलते हैं ना, नैरेटिव तो सेम है, टेम्पलेट सेम है, वहां पे काम किया ही नहीं है। संविधान बांट रहे थे वो जो है वो ब्लैंक है। अच्छा हाँ, वो उसका ट्विटर में देखा वो। सो खालिस्तान वाला इशू आई थिंक ट्रंप विल बी वेरी सीरियस, क्योंकि राइट नाउ ट्रंप सर, एक चीज ट्रंप के बारे में मैं कह सकता हूं, ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, नो डाउट ही विल लुक आफ्टर अमेरिकन इंटरेस्ट विच इज परफेक्टली फाइन। बट ट्रंप को इतना पता है कि आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये अमेरिका खुद ग्लोबल पुलिसिंग नहीं कर पाएगा। अमेरिका विल हैव टू गिव स्पेस टू द रेस्पेक्टिव मेजर पावर हाउसेस and their sphere of influence. So I think it is in American interest to have a stable India. ये अमेरिका समझता है, एटलीस्ट ट्रंप समझता है, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, ट्रंप गवर्नमेंट और उसके जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, दे अंडरस्टैंड दिस। सो मुझे लगता है ऑन द खालिस्तान इशू और ये जो रेजिम चेंज वाले चक्कर ये चला के रखे थे डोनाल्ड लू वाले, इसके ऊपर थोड़ा तो पूरा, अगर पूरा नहीं तो थोड़ा तो इसके ऊपर पाबंदी आएगी, थोड़ा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि सर दिस वाज द सेम ट्रंप जिसने पाकिस्तान का एड बंद करवा दिया था 2017 में। इट वाज ट्रंप, और उसी टाइम से पाकिस्तान की डिक्लाइन शुरू हुई, उसी टाइम से। सो उन्होंने कहा था ट्वीट करके, ऑल दैट पाकिस्तान हैज गिवन इन रिटर्न फॉर $33 बिलियन इज डिसीट एंड समथिंग एल्स, ऐसा लिखा था। तो अगर वो, इफ ही कैन टेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन, तो मुझे लगता है कि सम डिसीजन ऑन द खालिस्तान इशू विल बी टेकन। और एफएटीएफ पे जो ग्रे लिस्टिंग हुआ था वो भी उसी टाइम हुआ था। हाँ एग्जैक्टली। और इसमें आई विल नॉट बी सरप्राइज, डेमोक्रेट्स ने आके हटवा दिया था उसको। नहीं, वो तो सर हटवाए गई। अब तो वो तो लकीउर रहमान रग्बी को भी मैं देख रहा था, आज एक्सरसाइज कर रहा है ट्विटर में, आया था जाकिउर रहमान रग्बी। तो ये तो सर डेमोक्रेट्स वाले तो सर क्या बताए। बट एनीवेज मुझे लगता है कि अगेन ये नहीं कि पूरा ट्रंप सबको सुधार देगा, कल से अमेरिका विल नॉट वेंचर आउट फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं होगा। बट ही विल कंट्रोल इट टू सर्टेन एक्सटेंट। अगर कंट्रोल भी करता है, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। और आई थिंक इंडिया के बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं, आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर विल मेक इट वेरी क्लियर कि आप ट्रेड चाहते हो, आप बिजनेस डील चाहते हो, आप डिफेंस डील चाहते हो, बट प्लीज मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। एक जी को इंजन का डील दिया जाता है, वो डिले करता जाता है विच इज ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ अ सबोटाज। तो इसमें ये जो डुअलिटी है, आई थिंक, और हो सकता है सर 2 दिन में जी बोलेगा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये भी हो सकता है सर, क्योंकि ये संभव नहीं है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जी। हो सकता है somebody else was telling him above from above। जो एक्सक्यूज थी वो ये थी कि भाई वो सम इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन वाला, जो साउथ कोरिया वाली जो कंपनी है वो फेल हो गई, तो वी आर नॉट एबल टू प्रोक्योर दैट पार्ट। लेकिन दूसरे लोगों को तो मिल रहे थे इंजन। सर यही जो इनका जो फाइटर प्लेन है T-50 करके नाम है साउथ कोरिया का, उसी में यही इंजन का इस्तेमाल होता है, उसका सप्लाई बरकरार है, उसके सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द सेम GF-4 इंजन। सो
Anyways, but I think this is one issue will India will try to sort out. और सर मुझे लगता है I will not be surprised अगर अगले 6 महीने में या 3 महीने में मोदी सरकार टेक सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज वन एक तो सर चाइना वाला इशू हैज बीन डेल्ट विद टू सर्टेन एक्सटेंट. एक तो यू हैव द बैकिंग ऑफ ट्रम्प विल नॉट गेट इनटू द इंटरनल अफेयर्स. उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं, बल्कि यू डू व्हाट यू वांट. उस टाइम मैंने कहा भी था जब चाइना वाला हुआ था, तो आई थिंक अब हमारे उसमें कहा था या किसी दूसरे में कहा था कि भाई चाइना ने ये शायद प्रीएम्प्ट करने के लिए कहा है कि ये ट्रम्प आएगा उससे पहले ये कर लो. हाँ, आप ही ने कहा मेरे साथ की एक कार्यक्रम में आपने कहा था कि दिस वाज बिकॉज ट्रम्प के साथ जो कैमराडरी या बोनहमी मोदी जी का है उस लेवल पे जी जिनपिंग के साथ नहीं है. एंड जेन्युइन एसेंशियली ट्रम्प ने तो बोल ही दिया वो 60% टैरिफ लगाएगा ऑन चाइनीज थिंग्स. एज इट इज चाइना के इकोनॉमी का हाल सर यू नो बेटर देन मी. सो उनके लिए इसको डील करना इतना आसान नहीं होगा. इवन फॉर चाइना इट्स गोना बी वेरी टफ, क्योंकि उनके जो इंटरनल इकोनॉमिक सर्कुलेशन वो इतना नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्योर एंड प्योर आउटराइट एक्सपोर्ट ड्रिवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. और एंड द एक्सपोर्ट भी वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का है, बाकी चीज का है नहीं. बाकी चीज में वेयर दे ट्राई टू ट्रांसफर द लायबिलिटी थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका उतना पॉजिटिव रिजल्ट चाइना को मिला नहीं है. तो सर कुछ तो डिसीजंस होंगे, और वो डिसीजंस क्या क्या होंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. लेकिन जो चीज सर लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, और उसका सर इंडिकेशन तो सर अभी स्पीच में ही मोदी जी ने दे दिया, चाहे वो यूसीसी हो, ही वाज टेलिंग कि यूसीसी आने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन, या फिर वक्त का तो वो तो ऑलमोस्ट हो ही गया है. बट आई थिंक जो ये लग रहा था कि बिकॉज ऑफ 240 सम ऑफ द थिंग्स मे नॉट गो थ्रू, आई थिंक नाउ ही विल गो थ्रू. और सम अदर मेजर रिफॉर्म्स इस बीच सर कुछ और भी कर दे अक्रॉस द बॉर्डर, तो डोंट बी सरप्राइज. मतलब ईस्टर्न बॉर्डर, ये वेस्टर्न बॉर्डर्स में यू नेवर नो. अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान अब तो सर खेलेंगे मोदी जी. भाई पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं, पाकिस्तान को सर इमरान खान वाले जो हैं वो दे सडनली पर्कड अप कि भाई अब तो हम इमरान खान वापस आएगा. नहीं, कुछ हो सकता है, यू नेवर नो. दैट इज बिकॉज देखिए सर, इमरान खान ने ही सीपीईसी का बेड़ा गर्क करके रखा था. इमरान खान just did not allow that CPEC to actually reach to its logical conclusion. बाकी चीज जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी कर रहा है, वो तो सर बाद में हो रहा है. But and I think I'm not saying कि Trump will back Imran, but I'm saying कि Imran Khan's party will look at this as an opportunity. उसको लगता है कि ये ट्रम्प बाइडेन की छतरी तो इसके ऊपर भी था ना सर, तो ये चला गया. तो इसी वजह से इसमें तो शाहबाज शरीफ का भी नाम सर आपको इंक्लूड करना चाहिए था. जेलेंस्की, यूनुस के साथ शाहबाज शरीफ का भी नींदें हराम हो जाएगी. सो आई थिंक साउथ एशिया में लॉट ऑफ थिंग्स माइट गेट स्टेबलाइज्ड. आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स विल बी डन, बट सम इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल अनफिनिश्ड एजेंडा मे गेट addressed by Modi government now. Some of these may be economic. जब से ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है कल से, तो मैं जो इंडियन जो हमारी कमेंटेरियट है, उस कमेंटेरियट का इसकी एक पेट थीम है, और वो बराबर वो पुश कर रहे हैं. आई वुड वांट योर कमेंट ऑन दैट. वो ये कह रहे हैं कि साहब कि ट्रम्प इज बैड न्यूज़, कि वो जो है वो टैरिफ लगा देगा और हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो जाएंगी, हमारा ट्रेड बैलेंस जो है अभी पॉजिटिव है वो इफेक्ट हो जाएगा, और हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा. एक ने तो कंप्यूट भी कर दिया कि 0.1 to 0.3% हमारी जीडीपी जो है वो अकेले इसी कारण से कम हो जाएगी. सर मैं आपको 2-3 उदाहरण से बता देता हूँ. पहली चीज तो ये है कि ट्रम्प इज ट्रांजैक्शनल, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन क्योंकि ट्रम्प ट्रांजैक्शनल है, उसको ये भी पता है कि इंडिया ठीक ठाक ग्रो करेगा तब भी मेरा मार्केट उसमें बढ़ेगा. सो एक तो वो इंटरनल इंटरफेरेंस कम कर देगा, नंबर 1. नंबर 2, ट्रम्प सेंसिबल है. मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं सर. जब 2017-18 में इंडिया जब S-400 खरीद रहा था फ्रॉम रशिया, और उसमें इंडिया उस टाइम 2+2 डायलॉग भी शुरू हुआ था बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वो जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके तरफ से थे,
और इंडिया के तरफ से डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते थे, और अभी भी है वो जारी। सो उसमें व्हेन इंडिया वाज बाइंग S-400, उस टाइम एक सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया शुरू किया गया था, व्हिच वाज कॉल्ड काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन अच्छा। एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट। उस टाइम इंडिया ने क्लियरली बोल दिया था कि हम S-400 को लेंगे टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने बोल दिया था कि दीज आर द रीजंस फॉर व्हिच वी हैव टू टेक इट। और उस टाइम इंडिया ने एक ट्रेड ऑफ किया था कि ठीक है, वी विल रिड्यूस आवर एक्सपोजर टू इरानियन ऑयल, बट वी विल नॉट गिव अप ऑन रशिया। और उसके बाद सर, इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने काटसा सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगाया नहीं था। एक ही उनका रिजर्वेशन था कि जो रेडार सिग्नेचर है, जो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट है, चाहे वो C-17 या C-130 या बाकी, वो दैट शुड नॉट बी एक्सपोज टू द S-400 रेडार्स व्हिच आर ऑफ रशियन ओरिजिन। टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाया था फॉर बाइंग S-400, नॉट ऑन इंडिया फॉर बाइंग द सेम S-400। दूसरी चीज है सर, सैंक्शंस या फिर जो टैरिफ बढ़ाएगा, नंबर ट्रम्प एसेंशियली उस टाइम क्या बोला था, हार्ले डेविडसन के ऊपर आप टैरिफ हटाओ, थोड़ा हटाया गया था। ट्रम्प उस टाइम बोला था प्लीज ओपन अप द मार्केट फॉर पोल्ट्री, डेयरी एंड फार्म मार्केट। इंडिया ने फ्लैटली, मोदी जी ने रिफ्यूज कर दिया था, बोल दिया था वी विल नॉट डू दैट, क्योंकि उस पर 100 करोड़ों किसान उसके ऊपर डिपेंडेंट है एंसिलरी फार्मिंग में, एंड इट वाज नॉट डन। सो ट्रम्प अंडरस्टूड कि इट कैन नॉट बी डन। सो देयर आर एरियाज जहां पे कन्वर्ज करेंगे। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं सर, एक टाइम सर आपको आपका आएगा व्हेन योर एक्सपोर्ट्स नीड्स टू बी sold in the international market based on your quality and premiumness and not just on price, not just on price। क्योंकि ये तारीफ तो लगाएगा ही सर, हम खुद लगाते हैं, वो क्यों नहीं लगाएगा? ये उनके ऊपर दो एलिगेशंस होते हैं, एक तो है कि तारीफ बढ़ाएगा और इमिग्रेशन कम कर देगा। ट्रम्प इज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, नॉट अगेंस्ट लीगल इमिग्रेशन। ट्रम्प ये बोलता है कि इमिग्रेशन को अलाउ करो, नहीं तो दीज गाइज कम, get educated, go back to their countries and become billionaires। मुझे सर, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर अमेरिका और ट्रम्प गवर्नमेंट थोड़ा सा इमिग्रेशन के ऊपर और भी चेक लगाए, बिकॉज इट विल हेल्प इंडिया टू हैव अ बेटर इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। कब तक सर हम इमिग्रेशन करवाएंगे लोगों को, वहां से वो रेमिटेंस के ऊपर, रेमिटेंस के भरोसे रहेंगे, फिर टेक्नोलॉजी खरीदेंगे? ऐसा नहीं होता। आई एग्री विद यू, बिल्कुल मैं आपसे इस पे पूरी तरह से सहमत हूँ कि easy immigration into United States from India is a bad idea. Absolutely। एंड सर आप देखिए ना, अगर आप आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उसके ऊपर वो पाबंदी क्यों नहीं लगाते? हालांकि वो हार्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नहीं है, बट इसलिए नहीं लगाते कि ये उनके लिए इंडिस्पेंसेबल है। इसी में ऐड कर दूंगा आपको कि अगर वो इमिग्रेशन नहीं अलाउ करेगा तो दैट विल फोर्स अमेरिकन कंपनीज टू सेट अप शॉप इन इंडिया। एग्जैक्टली और वो हो रहा है, आप देख रहे 100% एग्री। आपके बेंगलोर, पुणे में, 100%। गुड़गांव में लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन कंपनीज हैव कम। राइट, एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में समवेयर यू हैव टू गो अप द वैल्यू चेन। ये प्राइस के भरोसे आप बैठ नहीं सकते। एंड दैट इज आर्बिट्राज कर करके और वो Y2K वाला जो सिस्टम है उसको करके आप यू कीप सप्लाइंग कुलीज, बेसिकली बॉडी शॉपिंग बोलते थे इसको उस टाइम पे, Y2K के टाइम पे। तो ये बॉडी शॉपिंग वाला जो मॉडल है, ये तो बिल्कुल दिस इज एन आर्केइक मॉडल। एग्जैक्टली सर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि तो वो सर वो सेंसिबल है, वो कुछ जगह पे तारीफ लगाएगा, बट उतना भी नहीं लगाएगा जहां पे इट विल बिकम काउंटर प्रोडक्टिव फॉर अमेरिका, उतना भी नहीं लगाएगा जहां पे ही विल, सो मुझे लगता है कि उतना भी नहीं करेगा जहां पे ही रियलाइजेस कि इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर बोथ द कंट्रीज। बट सर थोड़ा तो हम भी करते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे तो वो भी तो मेक इन अमेरिका की बात करेगा। समवेयर वी हैव टू बैलेंस इट आउट। हम ये नहीं सोच सकते कि हर चीज इंडिया में होगा, हर चीज इंडिया से जाएगा और वो तारीफ नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कहीं कहीं पे यू वुड हैव टू बार्गेन। ट्रम्प ने मोदी जी के बारे में भी ये कहा था कि ही इज अ हार्ड बार्गेनर एंड वी हैव टू बार्गेन, दैट्स फेयर। ही विल हैव टू लुक आफ्टर हिज ओन इंटरेस्ट। ट्रम्प हैज बीन इलेक्टेड टू लुक आफ्टर अमेरिकन इंटरेस्ट, नॉट इन इंडियन इंटरेस्ट। लेकिन वो इंडियन इंटरेस्ट को भी लेके चलेगा, बिकॉज इट, एज आई सेड, इट इज इन द अमेरिकन इंटरेस्ट टू सी अ स्टेबल एंड अ ग्रोइंग इंडिया। सो वो तो बैलेंस आउट हो जाता है, बट दैट्स नॉट द इशू। इशू होता है जहां पे आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके इंटरनल अफेयर्स में
इंटरफेयर करता है, आपके नेबरहुड को वॉलाटाइल बनाता है, आपके रेजिम चेंज करने की कोशिश करता है, क्या वो बेहतर है? तो ये जो ट्रंप के क्रिटिक्स होते हैं, दे मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि कौन सा बेहतर है। यू अगर आपके वो कंपटीशन है तो है, अच्छी बात है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद फेयर कंपटीशन। द प्रॉब्लम इज विद द डुअलिटी ऑफ अप्रोच दैट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड कि एक हाथ से बिजनेस करेगा, दूसरे हाथ से टाइम पे डिलीवरी भी नहीं करेगा, और तीसरी हाथ से तो आप ही को छुड़ा दोगे। दैट इज नॉट समथिंग दैट शुड हैपन। तो सर एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, ट्रंप से हम लॉयल्टी नहीं मांग रहे हैं, ही विल बी लॉयल टू द अमेरिकन और कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट ट्रंप से हम इंटीग्रिटी मांग रहे हैं, दैट व्हेन यू कमिट समथिंग deliver. If we are a strategic partner, don't try to hurt us. If we don't allow Indian soil to be used again against American interest, then please don't allow American soil to be used against Indian interest. Simple as that. हम integrity मांग रहे हैं, and that integrity was lacking in the Biden administration. I'm saying it. करेक्ट करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। पथिकृत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।